दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है जो माइक्रो फाइनेंसिंग फ्रॉड लोन एप्स का शिकार हो चुके हैं। आज हमने पस मंजर पे नजर डालनी है कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ और इदारों की नाअहली किस हद तक वजह बनी ये सब यहाँ पहुंचने में। यानी कि आज जिस कैफियत से, जिस परेशानी से आम पाकिस्तानी जिन्होंने इनसे लोन लिया वो गुजर रहे हैं, उसमें इदारों का क्या किरदार है या उनकी नाअहली का क्या किरदार है। क्योंकि ये 2018 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था उसी वक्त इसका कोई कानूनी जवाब नहीं था। अगर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती, नजर रखी जाती, एक्टिवली इस सारे मामले को एग्जामिन और इवेल्युएट किया जाता तो उसी वक्त ये पीटीए को भी पता लग जाना था कि हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, हमने किस तरह से काम करना है, हमारा क्या रोल है। एसईसीपी को भी पता लग जाना था और एफआईए को या फिर एसबीपी को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पता लग जाना। लेकिन मसला वही है कि जब तक मसूद या इसी तरह के मिलते जुलते कुछ लोगों की खबरें सामने नहीं आई, कोई सानहा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, हमारे हुकाम ने और हमारे इदारों ने अपनी आंखें नहीं खोली। आज की वीडियो में जो मेन सवाल है वो भी यही है कि आखिर क्या वजह है कि 2018 से शुरू होने वाला ये सिलसिला अभी 2023 में भी उसी तरह से चल रहा है। हालांकि इदारों की जानिब से बहुत ज्यादा इंटरवीन किया गया है, इकदाम उठाए गए हैं, एप्लीकेशंस को बंद भी किया गया है, ब्लॉक भी किया गया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी मजबूत किया गया है कि जिसके थ्रू ये लोन देना लेना वगैरह होता है सब कुछ। फिर भी अभी कल हमने ये बताया आपको कि उधार पैसा गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब नहीं है, वहां से गायब हो गई है, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को कॉल्स कर रहे हैं, उसी तरह से हरासा कर रहे हैं। और ये भी हमने देखना है, ये जो कॉल्स के हवाले से बात है ना कि लोग कहते हैं बहुत सारे नंबर से कॉल्स आ रही हैं, इस वीडियो में हमने उस चीज को भी देखना है कि ये क्या चक्कर है, इनके पास इतने नंबर्स कहां से आ जाते हैं, ये किस तरह आपको बार बार मैनेज कर लेते हैं कि एक ही 15 मिनट के बाद एक ही बंदे को कॉल आ रही है, बार बार आ रही है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा, अपने सवालात भी कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब सीन ये है कि ये सिलसिला 2018 से शुरू हुआ जब बहुत महदूद सी, लिमिटेड सी कुछ एप्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वही काम हुआ कि एप्लीकेशंस जो बनाई गई उनके पीछे जो कंपनीज थी, जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूं कि होता क्या है कि अपना एक कानूनी चेहरा पहले ये लोग रजिस्टर करवाते हैं। मिसाल के तौर पे बरवक्त लोन एप्लीकेशन है ना, उसने अपना सीड क्रेड नॉन फाइनेंशियल कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से बाकायदा तौर पर एसईसीपी से लाइसेंस लिया, एनटीएन बनवाया, एक रेगुलर एक लीगल कंपनी के तौर पर सामने आई और फिर लोन एप्लीकेशन बना के गूगल प्ले स्टोर पर चढ़ा दी, जिसकी कोई किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो हम ये बता देंगे जी हम सीड क्रेड वाले हैं, हालांकि हम लोगों का बेड़ा गर्क जो है वो कोई एक एप्लीकेशन बना के कर रहे हैं। इसी तरह से उधार पैसा वालों ने भी यही किया, उनकी माइक्रो क्रेड के नाम से कंपनी थी। बल्कि 2021 में जब ये सिलसिला बहुत ज्यादा इस तरह से ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सिर्फ उस वक्त में 34 एप्स थी जो बहुत पॉपुलर थी, जिसमें से सिर्फ 6 या 8 एप्स के पास एसईसीपी का बाकायदा तौर पर लाइसेंस था, यानी कि वो जिस कंपनी के तहत ऑपरेट कर रही थी उन कंपनीज के पास लाइसेंस था। तो यहां सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जब एसईसीपी ने लाइसेंस ही नहीं दिया तो पीटीए ने उन एप्स को क्यों काम करने दिया। हालांकि उस वक्त भी लोगों के साथ ये मसले मसाइल शुरू हो गए थे, उस वक्त भी कंप्लेंट्स की जाती थी, उस वक्त भी ये इश्यूज, आप अगर अखबारात देखें या आप वैसे ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लें तो आपको नजर आएगा कि 19-20 में ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हमारा डाटा जो है वो चुराया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है और इस तरीके से लोगों से रिकवरी की जा रही है कि उनको हरासा करके और उनका पर्सनल डाटा, प्राइवेसी, हर चीज की ऐसी तैसी फेर के लोगों को तंग किया जा रहा है। तो उसी वक्त पीटीए को जितनी भी नॉन रेगुलेटेड या जिनका जो लाइसेंस नहीं था जिनके पास, उन एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से बंद करवाना चाहिए था। इवन पाकिस्तान में तो उनको पीटीए के लिए ब्लॉक करना कोई मसला ही नहीं था, तो ब्लॉक करना चाहिए था, नहीं किया। मैं आपको 8 जो बहुत फेमस ऐप्स थी उनके बारे में बताता चलूं। बरवक्त थी जो कि सीड क्रेड के नाम से कंपनी रजिस्टर करवा के काम कर रही है, और इजी लोन ऐप और पीके लोन बहुत फेमस ऐप्स, आप जानते हैं इनको, और ये सरमाया माइक्रो फाइनेंस के नाम से इनकी कंपनी थी। इसी तरह एआई कैश, जिसमें जीटा लोन का भी नाम आता है, एआई कैश ऐप थी, एआई कैश टीम के नाम से ये कंपनी ऑपरेट कर रही थी। फॉरी मनी एसएनपी फिनटेक के नाम से ऑपरेट कर रही थी। फ्लेक्सी मनी WSDF लिमिटेड के नाम से काम कर रही थी। वी कैश एक चाइनीज ऐप थी जो बंद हो चुकी है, ये ली थाई तंग के नाम से कोई कंपनी थी चाइनीज जिसके तहत ऑपरेट कर रही थी। उसके बाद क्विक लोन्स जो थी, ये मीरा टेक्नो सोल्यूशन के नाम से एक कंपनी थी जिसने क्विक लोन्स के नाम से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे रजिस्टर करवाई हुई थी। और उसके बाद उधार पैसा का, जैसे आपको मैंने बताया कि माइक्रो क्रेड माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के नाम से ये ऐप ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, अब बात जो है वो सिर्फ डाउनलोड की नहीं है, क्योंकि डाउनलोड्स का बहुत ज्यादा एसईसीपी की तरफ से भी यही फिगर मिलता है कि जी इतने डाउनलोड बढ़ गए, लोगों ने ख्याल नहीं किया, सारा कुछ लोगों के ऊपर डाल देते, लोगों को पता नहीं था जी, लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखी। हालांकि मालूम भी है कि हमारा लिटरेसी रेट क्या है, हमारे लोगों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये टेक्नोलॉजिकल जो यूटिलिटीज है इनके हवाले से,
या स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह के यूसेज के हवाले से हमारे लोगों की जो नॉलेज है उसे सब अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद लोगों के ऊपर डाल रहे हैं कि लोगों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आम बंदे को तो पता भी नहीं होता कि ये परमिशन अलाउ करना क्या मतलब होता है इसका, या जब हम ओके करते हैं तो हमारे किस डाटा तक रसाई होती है, ये सारी चीजें किसी आम शख्स को नहीं पता होती। तो ये इदारों का काम है। अगर वहां उस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ 2022 और 23 का जो ये टाइम अभी तक गुजर चुका है, इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने एप्लीकेशंस इंस्टॉल की, और उसके बाद फिर एसईसीपी के फिगर के मुताबिक तकरीबन 45 लाख लोगों को 63 अरब रुपए, बल्कि 2023 के अगर अप्रैल तक की बात की जाए तो 45 लाख लोगों को 97 अरब रुपए का लोन दिया गया। अब ये भी आप याद रखें कि बरवक्त और उधार पैसा की जो फिगर्स है ना, वो इन फिगर से मैच नहीं करते। जो एसईसीपी फिगर्स देता है ना कि इतने लोगों को इतना लोन दिया गया, इतना कर्जा दिया गया, तो बरवक्त और उधार पैसा की वेबसाइट पे अगर आप जाएं और अगर उनकी जो फिगर्स हैं, अदादो शुमार है, उनको देखें तो वो बहुत ज्यादा लोन और बहुत ज्यादा लोग बताते हैं। वो बताते हैं कि हमने 45 लाख से ज्यादा लोगों को 97 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट में लोन दिया है। इसका मतलब उन्होंने भी फिगर्स इनको सही रिपोर्ट नहीं किए। और ये बात मैंने पहले भी की है कि वो फिगर्स इसलिए सही रिपोर्ट नहीं किए कि कुछ काम जो है वो लीगली अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि मार्केट में दोनों तरह के लोग मौजूद रहे। वो भी लोग वहां पर हों जो कहें कि नहीं जी हमारे साथ तो कोई इशू नहीं हुआ, और वो लोग भी वहां पर मौजूद हों जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जब ये इंक्वायरियां हों, अदारे पीछे पड़े, ये सारा का सारा एकदम से शोर मच जाए, तो फिर बताया जाए कि जी हमने तो सिर्फ उन लोगों को कॉल्स की हैं कि जिन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं किए जो मुअय्यना मुद्दत के अंदर जो हमने एक टाइम फ्रेम तय किया था। हालांकि ये बात भी सब लोग जानते हैं कि ये 90 दिनों का, 180 दिनों का लोगों को ढकोसला दे के उसके बाद 10वें दिन ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। मसूद वाले केस में यही हुआ, 5 से 10 दिन के बाद उसको कॉल आना शुरू हो गई थी। और फिर दूसरी चीज तो ये गायब ही कर जाते हैं ना कि हम लोगों का डाटा भी चोरी करते हैं। वो चीज तो कोई एडमिट ही नहीं कर रहा है। जितनी भी एप्लीकेशंस अभी तक सामने आई हैं उनके दफातर पे छापे मारे गए हैं और उनके जो बंदे गिरफ्तार किए गए, कोई भी ये चीज मानता ही नहीं है। अच्छा, अब आगे जो बात करनी है वो मसूद की खुदकुशी के हवाले से है कि अब मसूद की खुदकुशी का, उसकी मौत का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? कि मसूद को ठहरा दिया जाए कि जी उसने खुदकुशी क्यों की? जो सारा का सारा डाटा है हमारे पास इस हवाले से, जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसको देखा जाए तो इसमें पीटीए भी बराबर की शरीक है, एसईसीपी भी बराबर की शरीक है और एसबीपी भी बराबर के शरीक। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पीटीए को उसी वक्त 2021 में जब ये चीज सामने आ चुकी थी कि मार्केट में कुछ इस तरह की लोन एप्स हैं जो लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही हैं गैर कानूनी तौर पे और उनके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर रही हैं, तो उस वक्त सिर्फ 6 से 8 एप्स के पास एसईसीपी का लाइसेंस था। तो बाकी जो जितनी भी एप्लीकेशन थी, 20 एप्लीकेशन थी जो बगैर किसी लाइसेंस के ऑपरेट कर रही थी, वो पाकिस्तान में क्यों चल रही है? पीटीए को कमाइयों के सारे तरीके पता है। पीटीए को ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, दूसरी जैज वारिद, यूफोन वगैरह, इनको सेफ गार्ड करने का सब कुछ पता है। क्या कंज्यूमर एंड पे पीटीए की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी लागू नहीं होती? क्या इनको ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की एप्लीकेशंस लोगों के लिए कितना बड़ा वबाले जान बनने वाली है? दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी किरदार बड़ा मुबहम सा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुरू से ही अपने आप को बिल्कुल एक साइड पर रखा है कि जी हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है, हम तो डील करते हैं बैंक्स को, तो ये तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये एनबीएफसीज हैं, इनको एसईसीपी डील करता है। अब एसईसीपी किस बेस पे लाइसेंस दे रहा है, किस पे नहीं दे रहा, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसको किस तरह से इन्फोर्स किया जा रहा है, कोई पता नहीं है। हालांकि एसबीपी को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए और वो लोग ये जानते हैं कि ये जितनी भी फ्रॉड लोन एप्स हैं, इन्होंने जितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, आम यूजर भी इस चीज से वाकिफ हैं कि उसमें इन्होंने जैज कैश को और इजी पैसा को यूज किया है बतौर एक इंटरमीडिएरी, जो ट्रांजैक्शन के लिए, पेमेंट इधर से उधर करने के लिए जैज कैश और इजी पैसा के अकाउंट्स यूज होते रहे। और जैज कैश और इजी पैसा स्टेट बैंक के ही अंडर आते हैं। ये वो मतलब स्टेट बैंक ही इन एप्लीकेशंस को और इन कंपनीज को देखता है। ट्रांजैक्शंस जहां पर भी हो रही हैं, पैसों का लेन देन जहां पर भी हो रहा है, वहां पे एसबीपी का एक किरदार है, एक मौसर किरदार है जो उसको परफॉर्म करना है। लेकिन इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी आंखें बंद कर ली। उसने भी इन एप्लीकेशंस के बारे में कुछ किसी से नहीं पूछा कि ये कैसे काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ये लोगों को तंग कर रही हैं, तो इन एप्लीकेशन को बंद क्यों नहीं किया जा रहा। और आखिर में जो बात मैंने आपसे करनी थी कि ये एप्लीकेशंस की जानिब से जो कॉल्स आ रही हैं जिन लोगों को अभी भी, और ज्यादातर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जी एक ही वक्त में 15-15, 20-20 मिनट बाद कॉल आ जाती है और हर मरतबा मुख्तलिफ नंबर बदल के ये लोग कॉल्स करते हैं। तो आपको कॉलर आईडी स्पूफिंग के हवाले से मैंने बताना था कि ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह आप जानते होंगे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इन लोगों को किसी सिम की जरूरत नहीं होती, इन्हें नेटवर्क की जरूरत, क्योंकि एफआईए के मुताबिक भी ये इशू सामने आया है कि जब मतलब किसी ने जाके बताया कि मुझे इस नंबर से कॉल करके थ्रेट किया जा रहा है, अब वो जायज का नंबर है बजाहिर दिखने में, लेकिन जब एफआईए कहते हैं कि एफआईए वाले कहते हैं कि जब हमने उस नंबर को ट्रैक किया तो वो जायज
उसके पीछे जायज नहीं था, वो नंबर ऐसे ही एंटर किया हुआ था और कैरियर जो था वो इंटरनेट को यूज बतौर कैरियर यूज किया जा रहा था। आम लोगों को ये चीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे हम आप कई लोग जानते होंगे कि इंटरनेट को भी कॉल्स करने के लिए या मैसेजेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार सर्विसेज अवेलेबल है ऑनलाइन और फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये कॉल सेंटर एजेंट्स या ये जो जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बेसिकली ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करते हैं। कॉलर आईडी स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि वो कोई भी नंबर लिख देते हैं, जब आपको कॉल आएगी आपको वही नंबर नजर आएगा। ऐसा भी हो सकता है आपके किसी दोस्त की जानिब से ही आपको कॉल आ जाए, आप समझे मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, लेकिन पीछे कॉल कोई और कर रहा होगा। जब आप कनेक्ट करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आगे से बात कोई और कर रहा होगा। लिहाजा ये जो इनके कॉल सेंटर्स और कॉल सेंटर एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी कॉल्स का मामला जहां तक है, उससे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसका एक ही हल है, या तो आप अपना नंबर बंद कर दें, अगर तो वो आप मतलब कुछ कारोबारी मामला नहीं है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं ये चीज, तो सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि वो नंबर बंद करें, नया नंबर ले लें। आपका नंबर ही क्यों, वो आपकी एप्लीकेशन जब आपने इंस्टॉल की उसी वक्त वो नंबर एक्सचेंज हुआ ना, सब कुछ ये उसी वक्त हो गया था मामला। तो बेहतर यही है कि आप अपना नंबर चेंज कर लें, आपकी जान वैसी कॉल से आपकी जान छुट जाएगी। बाकी एप्लीकेशन में लोन बढ़ रहा है, सूद बढ़ रहा है, ये बात की बातें हैं। रीपेमेंट से हम आपको मना करें इसी वजह से, क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी रीडिफाइन होनी है। अभी इस मामले को ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात करनी है, शोर मचना है, बहुत कुछ सामने आने वाला है और काफी इकदाम अदारों को विलिंगली या अनविलिंगली उठाने पड़ेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि आप अपनी जान छुड़ाएं, अपना नंबर बंद करें। ये जो आपको कॉल्स आ रही हैं ये रियल कॉल्स नहीं है, ये आपके शहर से ही, आपके मुल्क से भी हो सकता है, ये इंटरनेशनली कहीं पे किसी जगह पर कोई कॉल सेंटर बनाया गया हो, वहां से कॉल्स कर रहे हो। लिहाजा अपनी जान आपने इस तरह से छुड़वानी है कि नंबर शंबर बंद करें, अपना FIA में एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन की जितनी भी कॉरिस्पॉन्डेंस है, जब आप बात करते हैं वो आपको जवाब देते हैं, कोई अगर आपको लेटर लिखते हैं, कोई आपको मैसेज करते हैं, उसे अपने पास सेव रखें और आराम से चुप करके बैठ जाएं। पैसा आपने इन्हें कोई वापस नहीं करना, इन ऐप्स को। और अदारों के हवाले से भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये चीज आला हुकाम तक पहुंचे कि जिन लोगों का किरदार इसको शुरू से इस मामले को देखने का था, इसको डील करने का था, उन्होंने अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा नहीं किया।